अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बी लॉ का आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटे वो है इंडोर्समेंट। हम निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि निगोशिएशन क्या होती है, कि जब आप एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं एक थर्ड पार्टी को, तो इट्स मीन कि आपने निगोशिएट कर दिया है वो इंस्ट्रूमेंट। अगर वो इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर हो तो आप सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करके उसको निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पेएबल टू ऑर्डर हो तो आपको बेटे उस पर इंडोर्समेंट करनी पड़ती है, फिर डिलीवर करना पड़ता है। अब टॉपिक ऑफ कंसर्न यही है कि इंडोर्समेंट क्या होती है। तो बेटे इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन देखें। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड एन इंडोर्समेंट। जब आप एक इंस्ट्रूमेंट के हकूक़ जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इस प्रोसेस को इंडोर्समेंट करते हैं। द पर्सन मेकिंग द इंडोर्समेंट इज़ कॉल्ड द इंडोर्सर। जो इंडोर्समेंट करता है यानी कि जो अपने सिग्नेचर करता है और अपने राइट्स किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है उसे इंडोर्सर कहते हैं, और जिस पार्टी को ये राइट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसे इंडोर्सी कहा जाता है। सेक्शन 15 ने इंडोर्समेंट की डेफिनेशन कैसे दी। व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम। जब एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेकर या होल्डर मीन्स के जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उस पर सिग्नेचर कर दे, अदरवाइज देन एज सच मेकर, और ये सिग्नेचर मेकर करने के अलावा हो, यानी कि जब आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया तो उस टाइम भी आप एक सिग्नेचर करते हैं। इसके अलावा एक और सिग्नेचर फॉर द पर्पज़ ऑफ निगोशिएशन के पर्पज़ के लिए, ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ, या तो बैक पे कर लें पीछे या उसके फेस यानी कि सामने करें, और अ स्लिप ऑफ पेपर अनेक्स्ड देयर टू, अनेक्स्ड कहते हैं अटैच करना, या उसके साथ एक पेपर अटैच कर दें और उस पर साइन कर दें। फॉर द सेम पर्पज़ अ स्टैम्प्ड पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या आप एक स्टैम्प पेपर जो है वो लेके उस पर सिग्नेचर कर दें और आपका मकसद ये हो कि मैं इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट करना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ही इज़ सेड टू इंडोर्स द सेम, तो फिर ये समझा जाएगा कि उसने इस इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स कर दिया, एंड इज़ कॉल्ड द इंडोर्सर, और वो इंडोर्सर बन जाएगा। अब देखें कि वैलिड इंडोर्समेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले है इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर। जो पर्सन इसे ट्रांसफ़र करे वो उस पर अपने सिग्नेचर करे। इट मस्ट बी मेड बाय द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। होल्डर ऑफ द अगर ये इंस्ट्रूमेंट किसी और पर्सन के पास है तो वो इसको इंडोर्स करने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करें। इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर अटैच टू इट, या आप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी कर सकते हैं या उसके साथ एक स्लिप ऑफ पेपर भी अटैच कर सकते हैं। इफ़ द इंडोर्सर इज़ इलिटरेट, अगर इंडोर्सर इलिटरेट है, ही मे इंडोर्स बाय हिज थंब मार्क्स, तो वो सिग्नेचर की जगह अपने थंब मार्क लगा सकता है, और ये थंब मार्क जो है इसको अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। इट मस्ट बी मेड टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू अ थर्ड पार्टी, और आपका मकसद जो है वो ये हो कि आप इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। अब बेटा देखें इंडोर्समेंट का क्या इफ़ेक्ट है, कि जब एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स हो जाता है और इंडोर्सर जो है वो तो किसी इंडोर्सी को डिलीवर कर देता है, द ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द राइट ऑफ फर्दर निगोशिएशन पासिस टू द इंडोर्सी, तो इस इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप और उसके हकूक़ जो हैं वो इंडोर्सी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ही गेट्स अ राइट टू सू इन हिज ओन नेम टू ऑल प्रायर पार्टीज़। अब इसके बाद वो पहले वाली सारी पार्टीज़ पे अपने नेम से मुकदमा दर्ज करवा सकता है। अगर आपने इंडोर्समेंट को अंडरस्टैंड करना है तो मेरी एग्जांपल को आप गौर से सुन लें कि बेटा देखें मिस्टर ए एंड बी दो पार्टीज़ थी। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कुछ गुड्स जो हैं वो उधार पे ली। बदले में मिस्टर ए ने उसे कहा कि मुझे आप पे ट्रस्ट करने के लिए मैं आपके ऊपर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता हूँ 2000 रुपीज़ का 2 मंथ्स के लिए, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, मैं उसको अपने पास रख लूँगा, जब ड्यू डेट आएगी मैं आपसे पेमेंट ले लूँगा। मिस्टर बी एग्री हो जाता है। मिस्टर ए एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाता है 2000 का, उस पर डेट टाइम वगैरह मेंशन करता है, मिस्टर बी के उस पर सिग्नेचर लेके अपने पास रख लेता है। अब बेटे ये जो केस है ये हुआ ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो बिल ए के पास है, ड्यू डेट पे 2 मंथ्स के बाद वो बिल दिखाएगा और पेमेंट ले लेगा। अब बेटे सपोज करें 1 मंथ के बाद ही मिस्टर ए किसी और पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ पे वो उस पार्टी से कुछ पैसे लेता है या गुड्स लेता है उधार पे। अब वो भी 2000 की होती हैं, तो मिस्टर ए कहता है कि मैं आपको, मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, 2 माह बाद उसने पेमेंट करनी है, आप मुझसे ये बिल ले लें, ठीक है, आप इस बिल के होल्डर बन जाएं, आप इस बिल को जो है वो 2 मंथ्स के बाद मिस्टर बी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको पेमेंट कर देगा। अब बेटे ये है इंडोर्समेंट। अब इस केस में मिस्टर ए जिसने अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए मिस्टर सी को, वो इंडोर्सर बन गया और मिस्टर सी इंडोर्सी बन गया। अब इंडोर्सी को सारे हकूक़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो अपने नेम से। प्रायर पार्टीज़ का मतलब है कि ये जो अगर इन केस के बिल डिसऑनर हो जाता है तो ए के ऊपर, ए पहले वाली पार्टी है,
उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और एक्सेप्टर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अब बेटे देखें इंडोर्समेंट की कुछ काइंड्स हैं। पहली काइंड है ब्लैंक इंडोर्समेंट। जब एक इंडोर्सर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने नाम मेंशन कर दे, अपने साइन कर दे, लेकिन इंडोर्सी का नेम ना लिखे कि किसको इंडोर्स किया, सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर कर दे कि मैंने इंडोर्समेंट कर दी। अब जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो इंडोर्सी है, ये ब्लैंक इंडोर्समेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट को पेएबल टू बियरर बना देती है, यानी कि जो भी होल्डर होगा जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा, ये इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट उसको पे की जाएगी। इसको जनरल इंडोर्समेंट भी कहते हैं। ए बिल इज़ पेएबल टू एक्स। एक बिल जो है वो एक्स को पे किया जाना था। एक्स साइंस एंड इंडोर्सेस इट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ एनी इंडोर्सी। एक्स ने उसको इंडोर्स कर दिया, उसके ऊपर साइन कर दिए और उस पर इंडोर्सी का नेम मेंशन नहीं किया, ये ब्लैंक इंडोर्समेंट है। फुल इंडोर्समेंट बेटे होती है कि जब एक इंडोर्सर अपना साइन करे और उसके साथ साथ एक पर्सन का नेम ऊपर मेंशन कर दे कि इसको मैंने ये राइट ट्रांसफ़र किए हैं, तो इसे फुल या स्पेशल इंडोर्समेंट कहते हैं। बी मेक्स इंडोर्समेंट बाय राइटिंग द वर्ड पे टू ए और ऑर्डर। बी ने एक इंडोर्समेंट की, अपने सिग्नेचर किए और उसका साथ साथ उसने लिख दिया पे टू ए को पे करें उसके ऑर्डर पे और उसके बाद साइन भी कर दिए। ये फुल इंडोर्समेंट है जिसमें आप इंडोर्सी के नेम को भी मेंशन करते हैं। फिर बेटे पार्शियल इंडोर्समेंट है। समटाइम्स एक इंडोर्सर जो है वो एक पार्ट पेमेंट को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि सपोज करें इंस्ट्रूमेंट 5,000 का है और वो 2,000 रुपये इंडोर्स करता है सिर्फ, ठीक है। व्हेन एन इंडोर्सर ट्रांसफर्स द राइट टू रिसीव अ पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, तो ये इनवैलिड होता है। आप एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पार्ट अमाउंट को रिसीव करने के राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन पार्टली पेड इट कैन बी निगोशिएटेड फॉर द बैलेंस इफ पार्ट पेमेंट इज़ नोटेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। हाँ, अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसका कुछ हिस्सा पे कर दिया गया और कुछ बैलेंस जो है वो बाकी बचता है, तो उस बैलेंस को निगोशिएट किया जा सकता है। यानी कि इस एग्जांपल को आप अंडरस्टैंड करें। एक के पास एक बिल था 5,000 का और उसने वो बिल जो है वो बी को इंडोर्स किया 2,000 के लिए और सी को इंडोर्स किया 3,000 के लिए, यानी कि 5,000 का एक बिल जो है वो आगे से दो पार्टीज़ को उसमें से हिस्सेदार करार दे दिया, बी को 2,000 के लिए, सी को 3,000 के लिए। ये इनवैलिड, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक इंस्ट्रूमेंट को पार्ट पेमेंट के लिए, पार्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये इनवैलिड होता है। हाँ, अगली एग्जांपल देखें। द मेकर ऑफ द नोट फॉर ₹10,000 पेज ₹7,000। एक प्रोमिसरी नोट का मेकर था, 10,000 का प्रोमिसरी नोट था, उसने 7,000 पे कर दिया हुआ था और उसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ था कि 7,000 पेड एंड रिमेनिंग 3,000। अब ये जो बैलेंस बच गया ना 3,000 का, इसके लिए आप निगोशिएट कर सकते हैं इस नोट को, इस इंस्ट्रूमेंट को, कि आपने किसी का 3,000 देना था तो आप उसको ये रिमेनिंग 3,000 वाला प्रो नोट इशू कर दें। तो ये बेटे बात है कि पार्शियल इंडोर्समेंट आप इस तरह से नहीं कर सकते कि एक इंस्ट्रूमेंट को आप पार्ट में जो है वो 2-3 पार्टीज़ को आगे से इंडोर्स कर दें। हाँ, अगर आपने कुछ अमाउंट पे कर दी है, बैलेंस जो बच गया उस सारे बैलेंस को आप इंडोर्स कर सकते हैं। उसके बाद बेटे देखिए रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट ये होती है, जब रेस्ट्रिक्ट कहते हैं रोकने को, जब एक इंडोर्सर खुले आम वर्ड्स लिख देता है एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिसमें वो फर्दर निगोशिएशन के राइट को ख़त्म कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है, यानी कि लिख देता है कि ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता, फर्दर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो इसे रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट कहते हैं। इस केस में जो इंडोर्सी होता है सिर्फ उसको ये राइट मिलता है कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है, वो इंडोर्सी इस इंस्ट्रूमेंट को आगे किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बी द होल्डर ऑफ द बिल मेक्स एन इंडोर्समेंट ऑन द बिल सेइंग पे सी ओनली। बी जो है वो एक बिल का होल्डर था, उसने इंडोर्समेंट की, बिल के ऊपर उसने सिग्नेचर की और साथ लिख दिया पे सी ओनली, कि सिर्फ सी को पे किया जाए। ये रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है, सिर्फ सी इसकी पेमेंट रिसीव कर सकता है, सी इसको आगे डी को या किसी और पार्टी को निगोशिएट नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। उसके बाद बेटे कंडीशनल इंडोर्समेंट होती है कि अगर एक इंडोर्सर खुलेआम जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपनी किसी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर दे, ठीक है, या अपनी कोई लाइबिलिटी बना ले, और द राइट ऑफ इंडोर्सी टू रिसीव द अमाउंट डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, या कोई शर्त मेंशन कर दे कि इंडोर्सी पेमेंट तब रिसीव करेगा जब ये वाला इवेंट होगा। इट इज़ कॉल्ड अ कंडीशनल। कंडीशनल यानी कि मशरूत इंडोर्समेंट है, यानी कि किसी भी तरह की कोई शर्त एंटर कर दी जाए इंडोर्समेंट करते हुए। तो इंडोर्सी कैन नॉट क्लेम पेमेंट फ्रॉम इंडोर्सर्स, ही कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम दी ओनली पार्टी ओरिजिनल पार्टी ऑन मेच्योरिटी। इस केस में जो इंडोर्सी है वो इंडोर्सर से पेमेंट क्लेम नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल पार्टी है, जो एक्सेप्टर है, सिर्फ उसी को क्लेम कर सकता है कि मुझे पेमेंट दो। सी द होल्डर ऑफ द बिल मेक्स एन इंडोर्समेंट ऑन द बिल। सी जो है वो एक बिल का होल्डर था, उसने इंडोर्समेंट की और उस पर लिखा पे बी और ऑर्डर व्हेन बी क्वालिफाइज बी कॉम, कि बी को तब पे करना है उसके ऑर्डर पे जब बी जो है वो बी कॉम कर ले।
अब ये बेटा उसने एक शर्त रख दी है कि ये शर्त पूरी होगी तो बी को पे किया जाएगा, ठीक है। और बी जो है वो सी की शर्त को मानने के लिए मजबूर है क्योंकि इंडोर्समेंट कंडीशनल हुई हुई है। उसके बाद बेटे सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट जो है वो ये होती है कि देखें एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, पहले जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो इंडोर्सी को लाइबल होती हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिस्टर सी को एक इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स किया गया, मिस्टर ए ने किया, तो मिस्टर ए लाइबल होगा। अगर एक्सेप्टर पे करने से इनकार कर देगा तो इंडोर्सी पहले वाली पार्टीज़ को पकड़ सकता है। हाउ एवर वैन एन इंडोर्सर इंडोर्सेज द इंस्ट्रूमेंट इन सच अ वे डैट ही रिलीव्स हिमसेल्फ फ्रॉम लाइबिलिटी टू ऑल सबसीक्वेंट इंडोर्सेज। लेकिन अगर एक इंडोर्सर जो है वो इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट इस तरह से करे कि उसमें वो मेंशन कर दे कि मैं आगे किसी भी किस्म की लाइबिलिटी का जिम्मेदार नहीं, वो अपने आप को रिलीव कर दे, बचा ले लाइबिलिटी से, इसे कहते हैं सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट। पे एक्स और ऑर्डर सैंस रिकॉर्ड्स, वो इस तरह लिख देता है कि एक्स को पे करें और आगे वो लिख देता है सैंस रिकॉर्ड्स कि मेरी लाइबिलिटी नहीं। इन केस के अगर एक्सेप्टर ड्रॉई जो है वो एक्स को पे नहीं करता तो एक्स आके मुझे नहीं पकड़ सकता। पे बी और ऑर्डर एट हिज ओन रिस्क, बी को पे करें उसके रिस्क पे, अगर एक्सेप्टर उसको पेमेंट नहीं करता तो मुझे कोई ना पकड़े। वैसे तो देखें ना रूल ये है कि सारी प्रायर पार्टीज़ लाइबल होती हैं इंडोर्सी को, लेकिन अगर सैंस रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट हुई होगी तो उसने क्लियर कट उसके ऊपर लिखा हुआ सैंस रिकॉर्ड्स एट योर ओन रिस्क। इसका मतलब ये है कि उसने अपने आप को, इंडोर्सर ने अपने आप को लाइबिलिटी से बचा लिया। अब आप उसको नहीं पकड़ सकते अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद बेटे फैक्यूलेटिव इंडोर्समेंट होती है। फैक्यूलेटिव इंडोर्समेंट ये है कि जब एक इंडोर्सर खुलेआम जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर अपने कुछ राइट्स को छोड़ देता है तो इसे कहते हैं इंडोर्समेंट फैक्यूलेटिव है। ऊपर उसने अपनी लाइबिलिटी जो है वो उससे अपने आप को बरी जिम्मा किया है सैंस रिकॉर्ड्स में। फैक्यूलेटिव में वो अपने कुछ राइट्स गिव अप कर देता है, छोड़ देता है हकूक कि यानी कि नॉर्मली देखें कि जब एक इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो इंडोर्सर का ही हक होता है कि उससे डिसऑनर का नोटिस मिले, अदरवाइज वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन फैक्यूलेटिव इंडोर्समेंट में इंडोर्सर जो है वो लिख सकता है कि भाई मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर भी देने की ज़रूरत नहीं, अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा तो मुझे खुद पता चल जाएगा या मैं खुद जो है वो मान लूँगा, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो इसमें उसने अपने राइट्स छोड़ दिए। पे एक्स और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, एक्स को पे करें, ठीक है, और नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है वो मैंने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, मैंने अपना ये राइट छोड़ दिया। ये एक फैक्यूलेटिव इंडोर्समेंट है जिसमें इंडोर्सर अपने कुछ राइट्स को गिव अप कर दे। नॉर्मली वो इंडोर्सी को यानी कि रिलैक्स करने के लिए इस तरह अपना कोई राइट छोड़ देता है। फिर बेटे निगोसिएशन बैक है। इट इज़ द प्रोसेस अंडर विच एन इंडोर्सर बिकम्स इट्स होल्डर बिफोर इट्स मेच्योरिटी। टाइम्स एक इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होता होता दोबारा से जो है वो इंडोर्सर के पास ही आ जाता है और वो उसका होल्डर बन जाता है मैच्योरिटी से पहले पहले, तो इसे बेटे निगोशिएशन बैक कहते हैं। ये एक लाइन जो है वो आपने इसमें याद रखनी है। तो ये बेटे इंडोर्समेंट क्या होती है, इंडोर्समेंट की काइंड्स आएंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसे अंडरस्टैंड करें। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो आप पूछ लें।